नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, इस वर्ष मार्च अप्रैल में दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। कुंभ मेले के बारे में काफी लोगों ने सवाल किए और कहा, क्योंकि इतना बड़ा मेला, इसका मनाने का कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, कितने साल बाद मनाया जाता है और आखिर इसका क्या ज्योतिष से भी कोई संबंध है। इस तरह के बहुत लोगों ने प्रश्न किए और स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमारे मन में आने भी चाहिए। और जब इतना विश्व का इतना बड़ा मेला होने जा रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी भी मिलनी चाहिए। और आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा और हम कोशिश करूंगा कि जो भी कुंभ से मेले के कनेक्टेड जितने भी प्रश्न हैं उनका हम कुछ ना कुछ सही उत्तर दे पाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक है। कुंभ मेले का इतिहास बहुत पुराना है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत में यह मेला बहुत अनूठा है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं और भारत की पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस वर्ष कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है। पावन नदी गंगा में आस्था और मोक्ष की डुबकी लगाने लाखों करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ भारत से ही नहीं आते, बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कुंभ मेले में जो कुंभ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह एक शब्द अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है। इसका संबंध सीधा अमृत के कलश या जिसको हम कुंभ कहते हैं उससे लिया गया है। पुराणों के अनुसार शंकराचार्य ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, लेकिन अगर हम माइथोलॉजी को देखें तो कहा जाता है कि एक बार जब देवता या इंद्र अपने जो ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उससे विमुख हो रहे थे, तब महर्षि दुर्वासा उनको समझाने के लिए देवलोक गए। वो इंद्रदेव के यहाँ पर गए और उन्होंने खास फूलों की माला, इस फूलों की माला को हम वैजयंती पुष्पों की माला कहते हैं। कहा जाता है कि इस माला की सुगंध तीनों लोकों तक फैलती थी और इसकी दिव्य ऐसी कि पहनने वाले को सम्मोहित जैसा कर दे। तो महर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव को वैजयंती पुष्पों की माला भेंट की, लेकिन इंद्रदेव को इतना गर्व था कि उन्होंने जो कुंभ की माला, जो वैजयंती पुष्पों की माला थी, वो अपने हाथी ऐरावत को गले में डाल दी और हाथी ऐरावत ने उन पुष्पों की माला को अपने पैरों से कुचल दिया। महर्षि दुर्वासा को बहुत अपमान महसूस हुआ इस बात का और इससे नाराज होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्राप दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता बहुत कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। सब देवता बहुत परेशान हो गए और सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को राक्षसों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जब अमृत कलश निकला समुद्र मंथन में, और जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर
जयंत का राक्षसों ने पीछा किया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ और कहा जाता है कि देवलोक में एक दिन पृथ्वी लोक के एक वर्ष के बराबर होता है। कहते हैं कि जब ये युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के दौरान पृथ्वी लोक पर 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। ये 4 स्थानों के नाम थे, या पहली जो बूंद अमृत की गिरी, पहली प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में। कहते हैं कि टोटल 12 स्थानों पर अमृत छलका, जिसमें से 4 स्थान मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर थे और 8 स्थान अन्य लोकों पर थे। पृथ्वी पर जहां अमृत छलका, सर्वप्रथम जैसे मैंने कहा प्रयाग पर, जहां पर आप सभी जानते हैं कि गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, बहुत एक पवित्र स्थान है। हरिद्वार में जहां भारत की बहुत पवित्र नदी गंगा बहती है, वहां पर छलका अमृत। उसके बाद उज्जैन में शिप्रा नदी है, वहां पर छलका, और नासिक में जहां पर दूसरी पवित्र नदी गोदावरी है, वहां पर अमृत छलका। अमृत की खींचातानी में अब हम जरा ज्योतिष के मामले में बात करते हैं। तो कहते हैं कि जब अमृत की खींचातानी हो रही थी देवताओं और राक्षसों के बीच, तब चंद्रमा ग्रह ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छिपा कर रखा, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि देव ने इंद्र के कोप कलश को इंद्र के कोप से उसकी रक्षा की। और ज्योतिष में हम लोग 9 ग्रहों की बात करते हैं, और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और हमारे लिए जो बहुत एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो है सूर्य और बृहस्पति। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, इसको हमने सबसे मुख्य ग्रह माना। और वैसे भी देखें कि अगर हम सोलर सिस्टम की भी बात करें, तो सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, और सूर्य हमारे लिए हमारी आत्मा का कारक है। गुरु हमारा गुरु है, हम ईश्वर कहें या हम कहें कि हमारी ईश्वरी मदद हमको देता है, लाइफ में हमारे सुख समृद्धि देता है हर प्रकार की। और ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो लाइफ का उद्देश्य है वो इन्हीं से मिलता है। और कहा जाता है कि केतु तो मोक्ष का कारक है ही है, प्रथम कारक है, लेकिन गुरु जो है वो मोक्ष का दूसरा कारक उसको माना गया, और ये हमारी आत्मा को मोक्षाभिमुखी बनाता है, जो हमारे लाइफ का उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। और जब सूर्य और बृहस्पति की एक विशेष युति होती है, तब कहते हैं कि अमृत योग बनता है, बहुत शुभ योग बनता है। और इस शुभ योग के दौरान पहली चीज तो ये जो अमृत छलका, जो कि बहुत पवित्र नदियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वहां पर छलका। और दूसरा जो युति बन रही थी सूर्य और बृहस्पति की, जो बहुत एक अच्छा, बहुत ही एक शुभ योग बनाती हैं, उस टाइम जो है अमृत छलका। हम इसकी बात करेंगे, इसका क्या महत्व है, लेकिन अगर हम करें कि लोग पूछते हैं कि ये कब मनाया जाता है, तो मैं कहूँगा कि जब, जैसे मैंने कहा कि जब सूर्य और बृहस्पति की एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनता है, उस टाइम ये अलग अलग जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगर हम प्रयाग में देखें, तो प्रयाग में कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में होता है और बृहस्पति वृष राशि में होता है, सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृष राशि में, तब ये मेला प्रयाग में मनाया जाता है। उज्जैन में जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति वृश्चिक राशि में होता है, तब ये मेला मनाया जाता है। नासिक में जब सूर्य और बृहस्पति दोनों ही सिंह राशि में होते हैं, तब इस मेले का आयोजन किया जाता है। और हरिद्वार में
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वर्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। जब हरिद्वार में जब मेला आयोजित होता है, जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सूर्य और बृहस्पति के एक पर्टिकुलर गोचर से बहुत एक शुभ योग बनता है, और इस शुभ योग के समय हम ये कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। जहां तक गुरु और सूर्य के मूवमेंट का सवाल है, जोडियक में हम जानते हैं कि सूर्य जो है एक राशि में एक महीने तक रहता है, और एक साल में 12 राशियां जो है वो गोचर करता है। बृहस्पति का जहां तक सवाल है, बृहस्पति का जो धीमी गति से इसका मोशन होता है जोडियक के अंदर, और ये एक राशि में एक साल रहता है। इसका मतलब 12 राशियों को पूरा करने के लिए ये 12 वर्ष का समय लगाता है। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे मैंने कहा कि हम एक जब पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है सन और जुपिटर का, तब एक पर्टिकुलर जगह में मेले का आयोजन किया जाता है। और जैसा मैंने कहा कि जैसे हरिद्वार में इस वर्ष जब सूर्य मेष राशि में है और बृहस्पति कुंभ राशि में है, तो इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक स्थान पर किसी भी अगर हम पर्टिकुलर जगह को लें, क्योंकि बृहस्पति तो उस राशि में 12 साल के बाद ही आएगा, तो एक स्थान पर, इन चारों स्थानों पर 12-12 साल के बाद इस मेले का नंबर आएगा। और जैसा मैंने कहा कि 12 राशियां हैं, 4 जगह मेला हो रहा है, और वो बृहस्पति के गोचर के ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर तीसरे वर्ष इन चारों स्थानों में से एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत में हर तीसरे वर्ष इन 4 स्थानों में से किसी न किसी एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। तो हम भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हर 3 वर्ष के बाद इन चारों स्थानों में से क्रम वाइज किसी भी एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और हर 144 वर्ष के बाद एक समय आता है 144 वर्ष का, जब हम महाकुंभ का उस जगह आयोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार और प्रयाग में हर 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है, जबकि नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता। तो ये जो अर्ध कुंभ मेला है, जो हर 6 वर्ष के बाद होता है, वो हरिद्वार और प्रयाग में ही होता है। इसके अतिरिक्त एक उज्जैन में नहीं, प्रयाग में एक माघ कुंभ मेला भी होता है, जिसे हम मिनी कुंभ मेला के रूप में जानते हैं, और वो प्रतिवर्ष केवल प्रयाग में माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। एक स्थान पर 12 वर्ष के बाद, और हम कहें कि अगर हम भारत की चर्चा करें तो भारत में हर तीसरे साल किसी न किसी एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हरिद्वार और प्रयाग में हर 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ मेला होता है, और हर 144 वर्ष के बाद हम महाकुंभ मेले का आयोजन करते हैं। जहां तक मेले का आयोजन का सवाल है, इस मेले में स्नान का जो नेतृत्व होता है वो साधु संतों द्वारा किया जाता है, जिसे हम शाही स्नान के रूप में जानते हैं। और वो सुबह 3 बजे शुरू होता है, और संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदियों में स्नान की अनुमति मिलती है। हिंदू धर्म के अनुसार जो इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। कहते हैं कि वो पाप से मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति की मार्ग पर अग्रसर होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मोक्ष हमारा लाइफ का उद्देश्य है, तो हमारी जो आत्मा है वो मोक्षाभिमुखी बनती है। इस मेले का इतना इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया में
कि जो यूनेस्को है, जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उसमें कहा गया कि ये कुंभ मेला धार्मिक तीर्थ यात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडली है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडली है। तो यूनेस्को हैज इंस्क्राइब्ड कुंभ मेला ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ intangible cultural heritage of humanity. And they said that this committee said that Kumbh Mela is largest peaceful congregation of pilgrims on the earth, not only in India but on the earth, in the world actually. अब अगर हम थोड़ा सा जो हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है उसकी अगर हम चर्चा करें, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुंभ मेला जो है जब भी आयोजित होता है ये 3.5 महीने तक चलता है। बट इस वर्ष क्योंकि हम सभी लोग, पूरा दुनिया कोरोना पैंडेमिक से प्रभावित है, तो इस बार निर्णय लिया गया है कि ये जो मेला है 3.5 महीने तक नहीं चलेगा, ये सिर्फ 48 दिन का ही होगा। और हम जो समय की बात करें तो ये मेला 11 मार्च से 27 अप्रैल तक होगा, एग्जैक्टली 48 दिन तक। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि ये कुंभ मेला तो 12 साल के बाद होता है और लास्ट टाइम हरिद्वार में 2010 में हुआ था, तो इस बार 2021 में क्यों हो रहा है? 11 साल के बाद क्यों हो रहा है, 12 साल के बाद क्यों नहीं हो रहा? और जैसा मैंने कहा कि इस वर्ष जो हम कुंभ के मेला जब हरिद्वार में होता है तो हम सूर्य और बृहस्पति की स्थिति को देखते हैं। सूर्य मेष राशि में होना चाहिए और बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में होना चाहिए। अभी जो है बृहस्पति ग्रह का गोचर मकर राशि में चल रहा है और 6 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा। और एक ये कॉन्सिडेंस है कि जैसे ही बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करने जा रहा है, जैसे ही कुंभ राशि में एंटर कर रहा है, उसी टाइम 14 अप्रैल को सूर्य जो है वो मेष राशि में एंटर कर रहा है। तो ये जो संयोग बन रहा है, जो युति बन रही है सूर्य और बृहस्पति की, ये बिल्कुल जैसे ही बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है उसी समय बन रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये 11 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि जैसे ही एंट्री हो रही है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति 1 साल तक रहता है। बृहस्पति अगर नेक्स्ट ईयर होता, अगर तभी भी कुंभ राशि में होता, लेकिन उस टाइम सूर्य जो है मेष राशि में नहीं होगा। तो इसलिए ये बृहस्पति के एंटर होते ही कुंभ राशि में ऐसा संयोग बनने जा रहा है, तो इसलिए ये मेला जो है वो 11 साल के बाद होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति बहुत सालों के बाद आती है और कहते हैं कि ये इससे पहले जब ऐसी स्थिति आई थी, जब कुंभ मेला 11 साल के बाद मनाया गया था, ये 1938 में आई थी। आज 82 साल के बाद गुरु और सूर्य का जो युति है उस टाइप से बन रही है 11 साल के बाद। इसलिए हरिद्वार में जो ये मेला होने जा रहा है ये 11 साल के बाद होने जा रहा है। इसमें जैसा मैंने कहा कि इस वर्ष ये मेला सिर्फ 48 दिन का होगा और इस 48 दिन में इस मेले की जो शुरुआत होगी वो पहले शाही स्नान से होगी, जो कि 11 मार्च को है। और 11 मार्च को ही, जैसा आप जानते हैं, शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, तो उस दिन से इस मेले की शुरुआत होगी। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को होगा, जो उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन है। और तीसरा स्नान जो मुख्य स्नान है, जब सूर्य और बृहस्पति, सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे एग्जैक्टली, जो कि उस टाइम जो योग बनता है, तो इसको हम मुख्य स्नान कहते हैं। मेन समय है, मुख्य समय है इस त्योहार का, वो 14 अप्रैल को है और वो उस टाइम मेष संक्रांति का भी दिन है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो हम मेष संक्रांति के रूप में उसको मनाते हैं। तो तीसरा जो मुख्य स्नान है वो 14 अप्रैल को होगा, संक्रांति के दिन, और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को है, जिस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पौराणिक
कारण है, या हम कहें कि माइथोलॉजिकल रीजन भी है। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर हम विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे देश में कुछ नदियां हैं जिनको हमने बहुत पवित्र नदियां माना। उनकी हम पूजा करते हैं, उनको देवी देवता के रूप में मानते हैं। और जो ये बृहस्पति और सूर्य मुख्य ग्रह हैं ज्योतिष में, और इनका जब ये संयोग बनता है, युति बनती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं, तो एक बहुत ही शुभ समय होता है। तो शायद इसका उद्देश्य यही रहा होगा कि हम सभी, और आप देख रहे हैं कि भारतवासी ही नहीं बल्कि दुनिया के सारी दुनिया के लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो हमारा उद्देश्य शायद यही होगा कि हम ऐसे शुभ समय में अपने देश की पवित्र नदियों के जाएं, स्नान करें, पूजा पाठ करें, अपने आध्यात्मिक जीवन को विकसित करें, अपने जो आत्मा है हमारा, उसको मोक्ष की तरफ ले जाएं, जिसको हम कहते हैं मोक्षाभिमुखी, और वो ही हमारा लाइफ का उद्देश्य भी है। तो शायद इसीलिए अगर हम पौराणिक और मैथोलॉजी को छोड़ भी दें, तो शायद इसका उद्देश्य यही होगा कि हम एक शुभ समय में हम ऐसी हमारे देश की जो पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान करें और उसका हम लाभ उठाएं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न किए हैं, शायद आपको उसका उत्तर मिल गया होगा। और भी अगर कोई भी प्रश्न है आपके मन में, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप पूछेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रश्न का जवाब देने के लिए। अभी जैसा मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में हम जनरल या जो सबके इंटरेस्ट की बातें हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही, और इसके अतिरिक्त हम जो, अगर आप इंडिविजुअली भी कोई अपने बारे में व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। और उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। और जो भी आप प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो आप प्रश्न को लिख सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। एक प्रश्न आया है, मिस्टर आर के जैन हैं गाजियाबाद से। इनका डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1978 है, टाइम सुबह का 1:45, और प्लेस ऑफ बर्थ गाजियाबाद है। ये कोई व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार में इनको आजकल कुछ लोन की ज़रूरत है, कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो ये लोन के अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, और लोन शायद अभी मिल नहीं पा रहा। तो ये पूछना चाहते हैं कि मुझे लोन कब तक मिल जाएगा, जिससे मेरी कुछ स्थिति ठीक हो। अगर हम देखें इनका जो बर्थ चार्ट है, इसका जो लग्न है मेष राशि का है, और उसका जो स्वामी है मंगल, वो हमारे जो 5वें घर में है। मंगल और शनि की युति है। जुपिटर, सन और मरकरी जो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और वो भाग्य स्थान को वहां से देख रहे हैं। राहु केतु की पोजीशन बहुत अच्छी है, और मैं कहूँगा कि इसको हम राहु केतु की बेस्ट पोजीशन मानते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। और जैसा आप देखेंगे, जब इनकी बुध की दशा शुरू हुई होगी, बुध का जो अंतर्दशा शुरू हुई होगी, उस टाइम इनके जो प्रोफेशन में प्रॉब्लम आई होगी। और जब तक ये बुध की दशा रहेगी, ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करेगी। उसमें मुझे लगता नहीं है कोई सुधार होगा, या जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोन वगैरह अरेंज करने के लिए, कि उसमें भी शायद कोई राहत मिलेगी। और ये जो समय है शुक्र में बुध का, जैसे मैंने कहा कि 1 जून 2021 तक है, तो मैं कहूँगा कि मई तक जो ये सोच रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं, शायद इनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अभी हम लोग सुन रहे थे कि बृहस्पति जो है वो 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, और कुंभ राशि इनके 11वें भाव में है, जो
11वें भाव है वो हमारा फाइनेंशियल गेन्स का होता है और वहां पर प्रवेश करेगा और दशा भी बदल जाएगी। अब शुक्र में बुध की दशा खत्म होकर शुक्र में केतु की दशा शुरू होगी। केतु का जो प्लेसमेंट है 12th हाउस में, जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर हम दशांश चार्ट की भी बात करें प्रोफेशन के लिए, जैसे मैंने कहा कि हम D10 चार्ट देखते हैं, तो वहां भी जो केतु है वो 10वें भाव को ऊपर उसकी दृष्टि है और जिस प्लैनेट की भी 10वें भाव पर दृष्टि होती है वो प्लैनेट हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, या हम कहेंगे कि उसके रिजल्ट हमें बहुत फेवरेबल मिलते हैं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए वीनस केतु का जब पीरियड शुरू होगा 1 जून से, उसमें दोनों ही पॉजिटिव चीजें होने वाली हैं कि गुरु हमारा जो हाउस ऑफ गेन्स है वहां पर होगा और जो दशा है, जो सब पीरियड है, वो केतु का शुरू हो जाएगा। और केतु जो है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेवरेबल प्लैनेट है इनके हॉरोस्कोप में। तो मुझे लगता है कि जो इनका प्रश्न है कि लोन वगैरह का अरेंजमेंट कब तक होगा, तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीने प्रॉब्लम रहेगी मई तक जो है, और मई के बाद हम के कार्य में काफी सुधार होगा, आर्थिक स्थिति से भी और प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इनका जो लोन वगैरह का अरेंजमेंट है वो भी शायद उस टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी प्रश्न हम अगली बार लेंगे क्योंकि समय हमारा पूरा हो रहा है। और मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि जब भी आप कोई जनरल इंटरेस्ट की चीज हो या अपने कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो आप पूछिए, हमें बहुत खुशी होगी आपके प्रश्नों का जवाब देने में। हम पूरी कोशिश करेंगे हर तरह से कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, हमें बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। प्रणाम। बहुत